हेलो एवरीवन, दिस इज निर्भय निर्भय विश्नोई। वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक नए सेशन के साथ जो है मिल रहे हैं हम। कंफ्यूजिंग वर्ब्स का मैं एक टॉपिक आपके लिए लेके आया हूँ। कंफ्यूजिंग वर्ब्स इन द सेंस कि कई बार ऐसा होता है, बहुत सी वर्ब्स आपसे पूछता है जैसे जो अमूमन हमें कंफ्यूज करती हैं, और बहुत बेसिक बेसिक चीज़ें मैं लेके आया हूँ जो पेपर में पूछी जाती हैं। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। हालांकि मैं ये मान के चलता हूँ, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो 2 क्लासेस में कंप्लीट हो पाएगा। एक एक घंटे की 2 क्लास में आपकी लूंगा। बाकी पढ़ने के हवाले हैं, थोड़ा सा बता देता हूँ। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो देखने में अमूमन सेम होती हैं, वो आपको कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, जैसे बियर बॉर्न बॉर्न होता है, BORN बॉर्न और BORN बॉर्न, उसमें क्या फर्क है? फाउंड फाउंडेड फाउंडेड होता है, फाइंड फाउंड फाउंड होता है। भाई साहब, फाउंड और फाउंडेड में क्या फर्क है? किसका मतलब स्थापना करना है, किसी का मतलब ढूंढने से है। ठीक है, लाई ले लेन होता है। ये आपसे पूछता है कि भाई, और ले लेड लेड होता है, इनमें क्या जो है डिफरेंस होता है, या लाई लाइट लाइट जो होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, ये आपसे पूछता है बहुत ज़्यादा। कहाँ पर एस का प्रयोग करना है, कहाँ पर एस का प्रयोग नहीं करना है। उसके अलावा भी कि बहुत सी वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। हमें वहाँ पता करना होता है कि किस किस की थर्ड फॉर्म सेम है, किस किस की सेकंड फॉर्म सेम है। कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जो अपने मीनिंग के हिसाब से अलग चलती हैं, कि माना उसका कुछ मीनिंग है तो थर्ड फॉर्म अलग बनेगी, कुछ और मीनिंग है तो थर्ड फॉर्म अलग बनेगी। ऐसी कुछ चीज़ें हैं। कई बार हमारे पास एडजेक्टिव्स होते हैं जो अलग अलग मीनिंग रखते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे अगर मैं सक्सेस की बात करूं, सक्सेस हमारे पास एक शब्द है। सक्सेस का सक्सीडेड बनेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में एडजेक्टिव बनेगा, और एक सक्सेसफुल एडजेक्टिव होता है। सक्सीडेड में और सक्सेसफुल में क्या फर्क है, इस प्रकार की चर्चा करेंगे। और अमूमन जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हालांकि मैं आपसे कहूं कि बहुत हाई लेवल की क्लास होगी नहीं, बहुत मॉडरेट चीजें डिस्कस करूंगा, लेकिन विद लॉजिक हम थोड़ा डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और जहां मुझे लगता है आवश्यकता पड़ेगी, वहां मैं आपको डायरेक्ट भी चीजें बताऊंगा। हालांकि हम कंफ्यूजिंग वर्ब्स को अमूमन जो है पढ़ते हैं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की तरीके से, तो मैं पूरी क्लास ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बेस पे ही लेके चलूंगा। और आपको, मुझे लगता है, अगर आपको नहीं पता है कि भाई ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होता है, आपको पढ़नी चाहिए थी इससे पहले की क्लास। इससे पहले का वर्ब आप कंप्लीट करें, उसके बाद आप यहाँ आए तो बेहतर होगा। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं कंफ्यूजिंग वर्ब्स अपना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सबसे पहली स्लाइड आप देखिएगा, इसमें कुछ लिखा है कि सम वर्ब्स हैव अ कॉमन फॉर्म इन फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब वर्ब की कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है, और ये अमूमन आपसे बहुत पेपरों में पूछा जाता है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में ही पूछा गया आपके एग्जाम में कि भाई जो है कास्ट और कॉस्ट से रिलेटेड बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, एक हो गया कॉस्ट, एक हो गया कास्ट। ठीक है, ये अभी आपके हाल फिलहाल एग्जाम में पूछा गया कॉस्ट। अरे अच्छा, सेलेक्टेड नहीं है क्या? हाँ जी, आपसे कोस्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया। अभी हाल फिलहाल में आपके एग्जाम में पूछा गया कि कोस्ट की थर्ड फॉर्म कोस्ट ही बना रखी है, या कोस्टेड कर दिया, कास्टेड कर दिया। ये शब्द आपसे पूछते हैं कि जिनकी थर्ड फॉर्म जो है अलग बनती है। जैसे कट 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 है, पुट 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 है, हिट 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 है। सेट की थर्ड फॉर्म सेट 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 बनती है। लेट का लेट 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 होता है। शर्ट होता है, हर्ट होता है। ठीक है, हर्ट कह रहा था मैं, क्या कहता, हाँ मैं कह रहा था शर्ट होता है। ठीक है, बैट के नीचे जो है बैट हो गया शर्त लगाने वाला, और एक हो गया बिड, बिड मतलब बोली लगाने वाला। इसके नीचे अंडरलाइन कर रखी है, मतलब इसके बारे में कुछ खास बात हमें अभी करनी है। रेड हो गया, रीड हो गया, क्विट हो गया, हिंट हो गया, कॉस्ट हो गया, बस्ट हो गया, स्प्रेड हो गया, कास्ट हो गया, ओवरकास्ट, ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट। ये कुछ शब्द ऐसे हैं अमूमन जो पेपर में पूछे जाते हैं। वर्ब्स इसके अलावा भी होंगी जिनकी थर्ड फॉर्म सेम होती होगी, मैं मानता हूं, लेकिन ये वो शब्द हैं जो पेपर में अमूमन पूछे जाते हैं, जो जनरल लैंग्वेज में यूज होते हैं। बोले सर याद रखने हैं, बिल्कुल याद रखने हैं साहब। अब बोले सर कैसे? देखो, प्रयोग से वैसे याद हो जाते हैं। जितना ज्यादा तुम सेंटेंसेस का यूज करोगे, उतना ज्यादा तुम्हें ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, उतना ज्यादा इजी होती चली जाएंगी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं तुम्हें याद करा दूंगा सेंटेंस के तौर पर, कुछ तुम्हें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे ये रीड है, आपने कई बार सुना होगा, रीड रेड रेड होता है, आसान सी चीज है। ठीक है, गेट रिड ऑफ होता है, आपने सुना होगा। गेट रिड ऑफ, छुटकारा पाना। ठीक है, और ये तो देखो, इनके तो साउंड ही एक जैसे हैं। जैसे शट हो गया, कट हो गया, पुट हो गया, हिट हो गया, सेट हो गया, लेट हो गया, है ना, बैट हो गया। ये तो सब साउंड से ही आप ध्यान रख सकते हो कि सेम साउंड वाले शब्द हैं। ठीक है, उसके अलावा कुछ शब्द आपको अलग से याद रखने हैं। जैसे कॉस्ट और कास्ट दोनों एक जैसे हैं, आप याद रख सकते हो कोस्ट या फिर कास्ट। कास्ट मतलब किसी चीज को टेलीकास्ट ओवरकास्ट कुछ करना। कॉस्ट मतलब कीमत से निकलता है। कॉस्ट 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 होता है। जैसे आप ये कॉस्ट इतना फैमिलियर लगता है ईडी लगकर कि पूछो मत। जैसे मैं कहता हूँ, दिस पेन कॉस्टेड मी 2000 रुपीज, ये पेन मुझे 2000 रुपए का पड़ा, माना मैं ये कहता हूँ, तो दिस पेन कॉस्टेड मी। कॉस्टेड सुनने में अच्छा लगता है यार, ये तो कॉस्टेड तो जच रहा है, बोले सही है, नो एरर लगा दो। नहीं, कॉस्ट 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 होता है। तो ये चीज़ है। तो कास्ट हो गया, सेम कास्ट के साथ चलता है। तो ऐसे कुछ वर्ब्स हैं जिनका आपको अमूमन ध्यान रखना पड़ेगा। हम कुछ कंफ्यूजिंग वर्ब्स के कुछ क्वेश्चंस के साथ चलते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, बाकी आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूं। याद आपको रखनी पड़ेगी, जिम्मेदारी आप ही की है गाइज। मैं जो है बहुत ज़्यादा इसमें आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा कि मैं आपसे कह दूं कि भैया आपको खुद ही याद हो जाएगा, नहीं।
एक बार आपको देखनी पड़ेंगी, एक दो बार, दो चार सेंटेंसेस में यूज करोगे तो मुझे लगता है क्लियर हो जाएगा। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे देता हूं जो आपको अमूमन कंफ्यूज करते हैं, ठीक है। खास करके मैंने आपको बिड के ऊपर स्टार बनाया था, तो मैं बिड आपको दे देता हूं, ठीक है। दो क्वेश्चंस मैं आपको बिड के देता हूं, एक होता है बिड बेड बिडन, एक होता है बिड बिड बिड, ठीक है। बिड बेड बिडन और बिड बिड बिड। बिड की जो है दो प्रकार से फॉर्म्स बनती हैं। जैसे अगर मैं बिड बेड बिडन की बात करूं, अगर बिड बेड बिडन है तो इसका मतलब होगा टू से समथिंग, कुछ कहना, है ना, टू से समथिंग, किसी को कुछ कहना, ठीक है। जैसे मैं कहता हूं मैंने तुम्हें अलविदा कहा, तो अलविदा कहना क्या है, बिड बेड बिडन है। अगर बिड का मतलब बोली लगाने से है तो इसकी फॉर्म्स तीनों सेम रहती हैं। बिड 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 का मतलब ऑक्शन से, या फिर मैं कहूं बोली लगाना, ठीक है। इसका मतलब किससे, बोली लगाने से। बोले सर ठीक है, याद रहेगा, याद रहेगा तो दो सेंटेंस देखो। दे हैव बिडन हिम फेयरवेल, उन्होंने उसको क्या किया, उन्होंने उसको फेयरवेल जो है कहा। फेयरवेल मतलब उसको बाय कहा एक तरीके से। अगर उसको बाय कहा तो यहां पर जो मीनिंग है बिड का ऑक्शन से है, यहां पर मीनिंग टू से समथिंग से है। बताओ जरा, यहां पर मीनिंग है बिड का टू से समथिंग से, कुछ कहना से, कुछ कहने का मीनिंग है। और कहने के लिए हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, कहने के लिए थर्ड फॉर्म कौन होती है, बोले सर बिडन होती है। तो हमने कहा दे हैव बिडन हिम फेयरवेल, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। अगला सेंटेंस देखो, दे हैव बिडन द हाईएस्ट अमाउंट, उन्होंने जो है सबसे ऊंचे अमाउंट का क्या किया, बोली लगाई। यहां पर बिड का मतलब किससे है, यहां पर बिड का मतलब टू से समथिंग से है। बताओ, अगर बिड का मतलब टू से समथिंग से है तो इसका मतलब बात ठीक है, मगर यहां बिड का मतलब टू से समथिंग नहीं है। यहां बिड का मतलब किससे है, ऑक्शन से है, या फिर बोली लगाने से है ना, ऑक्शन कह लूं, या फिर हिंदी में कहूं तो क्या लगाना। यहां पर बिड का मतलब किससे है, बोली लगाने से। अगर यहां बिड का मतलब बोली लगाना है तो बोली लगाने के मीनिंग में थर्ड फॉर्म जो है सेम होती है, बिड 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 होती है। अगर बात समझ में आई हो तो हैज हैव के साथ बोले सर कौन सी फॉर्म चाहिए, बोले सर थर्ड फॉर्म चाहिए। अगर थर्ड फॉर्म चाहिए तो बिडन नहीं, क्या कहेंगे, बिड कहेंगे। दे हैव बिड द हाईएस्ट अमाउंट, दे हैव बिड द हाईएस्ट अमाउंट। बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। दो सेंटेंस हैं साहब। आ जाओ जरा, 3 और 4 मैंने डाल दिया। इफ इट हैड कॉस्टेड मी मोर देन 5 लाख रुपीज आई वुडेंट हैव बॉट इट, अगर मुझे 5 लाख से ज्यादा की ये चीज पड़ती तो मैं इसको नहीं खरीदता। बहुत बढ़िया साहब। एक चीज है कि इफ आया है, अगर आपने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ लिया तो इफ के साथ अगर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है तो सामने वाले हिस्से में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन दिक्कत यह है कि किसी चीज की कीमत की बात हुई है और कीमत के लिए आपने शब्द लिखा है कॉस्टेड। कॉस्टेड नहीं, कॉस्ट की थर्ड फॉर्म क्या ही होती है, कॉस्ट ही होती है। बोले सर थर्ड फॉर्म का कैसे पता चला, अरे हेड आया है ना, हेड के साथ किसका यूज करोगे, थर्ड फॉर्म का। तो लेकिन कॉस्ट की थर्ड फॉर्म कॉस्टेड नहीं, कॉस्ट ही होती है। यही कारण है कि कॉस्टेड की जगह कॉस्ट करेंगे। बाकी आ जाओ, द न्यूज वॉज टेलीकास्ट ऑन ऑल द चैनल्स। द न्यूज वॉज टेलीकास्टेड, न्यूज जो है टेलीकास्ट की गई सभी चैनल्स पर। टेलीकास्ट करना, ब्रॉडकास्ट करना, ओवरकास्ट करना, ये जो कास्ट वाले जितने शब्द हैं इन सभी शब्दों के साथ ईडी का प्रयोग नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर ईडी का प्रयोग नहीं होता है तो टेलीकास्टेड नहीं, आप कहेंगे टेलीकास्ट। अब मैं पूछूं कौन सी फॉर्म है, वाजवर के साथ फर्स्ट फॉर्म तो आएगी नहीं, वाजवर के साथ कौन सी फॉर्म ही आएगी, बोले सर थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म टेलीकास्टेड नहीं, किसका यूज करेंगे, टेलीकास्ट का। द न्यूज वॉज टेलीकास्ट ऑल ओवर द चैनल्स, ठीक है। टेलीकास्ट, ओवरकास्ट, ब्रॉडकास्ट के लिए कास्ट का ही यूज करते हैं, ठीक है। बहुत बढ़िया। देखो नेक्स्ट वर्ब पे आते हैं हम। वो जो सेम थर्ड फॉर्म वाला था वो बात खत्म हो गई, अब हम नई वर्ब्स पे आ गए जहां पे आपको कंफ्यूजन अमूमन होता है, ठीक है। राइज, रोज, राइजन, राइजिंग जो है, और रेज, रेज्ड, रेज्ड और रेजिंग। कहानी ये है कि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, जिसको कौन सी फॉर्म बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। वर्ब की जो फॉर्म्स है। लेकिन अब बोले सर आप क्यों पढ़ा रहे हो, हमारा टॉपिक ही कंफ्यूजिंग वर्ब से। कंफ्यूजन अमूमन दोनों में होता है, राइज और रेज में कंफ्यूजन होता है ना। राइज और रेज में कंफ्यूजन। द सन राइजेज इन द ईस्ट, हम कहते हैं द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो राइजेस का मतलब, मैं आपसे कहूं राइज का मतलब किससे निकलेगा। देखो एक तो मीनिंग की हम बात करेंगे, बाकी मैं और भी चर्चा करूंगा अभी। द सन राइजेज इन द ईस्ट, राइज का मतलब किससे, उगने से, ठीक है। राइज का मतलब किससे, उठने से, ठीक है। राइज का मतलब उगना, उठना, बढ़ाना, ठीक है। बाकी रेस का मतलब किससे निकलेगा, उगने की जगह उगाना कह सकता हो, उठने की जगह उठाना कह सकते हो, और बढ़ने की जगह क्या कह सकते हो, बोले सर हम कह सकते हैं बढ़ने की जगह क्या, बढ़ने की जगह बढ़ाना कह सकते हैं। तो राइज के जो है ये बेसिकली मतलब निकलेंगे। अगर मैं मीनिंग से थोड़ा हट जाऊं, अगर मैं
मीनिंग से थोड़ा हट जाऊं तो मैं आपसे बात करूं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की, तो आप अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव मेरे से पढ़ के आए हैं तो मैंने बड़े आसानी से बड़े अच्छे तरीके से आपको एक बात बताया होगा। मीनिंग तो उसको तो छोड़ो, अगर मैं आपको यही दो शब्द दूं, उगना और उगाना, तो इतने को ही देख के तुम ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव नहीं बता सकते? सोच के बताओ। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार इतने से कैसे बता दें। भाई अगर तुमने वर्ब की क्लास ठीक से पढ़ी होती, जो पहली दो क्लासेस पढ़ाई हैं आपको ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब की और हैपनिंग बीइंग डूइंग की, तुम खोल के बांध देते इस बात को। और अगर नहीं बांध पा रहे हो फिर भी, तो इसका मतलब दिक्कत है। उगना मतलब खुद से होगा, खुद से होगा मतलब इंट्रांजिटिव होने की संभावना है साहब। कैसा है? राइज कैसी वर्ब होगी? बोले सर इंट्रांजिटिव वर्ब। अगर मैं आपसे पूछूं उगाना, रेज, उगाना तुमने उठाया, उठना खुद उठना, उठाना तुमने उठाया, उठाना मतलब डूइंग, डूइंग मतलब एक्शन हुआ है, एक्शन मतलब कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है। तो राइज, रोज, राइजन इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। रेज, रेज्ड, रेज्ड कैसी वर्ब होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। बोले सर आप यहां से क्या समझना है? यहां से बस यही समझना है, कहीं भी राज, राइज, रोज, राइजन होगा, इसका मतलब उसके साथ क्या नहीं होगा? ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर कहीं रेज, रेज, रेज लगा रहे हो तो ये बात ध्यान रखना कि उसके साथ में क्या रखा होगा? ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा। बस इतना सा ध्यान रखना है। बोले सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा नहीं आ रहा, कोई बात नहीं साहब, तुम मीनिंग से याद कर लो। अगर तुम्हारा मीनिंग निकालने का तरीका बहुत बेहतर है तो मीनिंग से काम चला लो। उगना, उगाना, उठना, उठाना, बढ़ना, बढ़ाना, ठीक है नहीं? ये तो बढ़ाना बढ़ाना दोनों सेम हो गए क्या? बढ़ना होगा ना। ठीक है आ जाओ। बात समझ में आ गई? अगर बात समझ में आ गई तो जरा एग्जांपल्स देख लो कुछ। 5 सेंटेंस हैं। देखो मैं तो कहता हूं ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे खेला करो, बहुत आसान काम होता है। तुम्हें लगता है कि भैया मैं तो मीनिंग से निकालूंगा, मीनिंग निकाल लो, मीनिंग भी तुम्हें बता दिया, तुम्हारी मर्जी है, मानोगे तो तुम हो नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव इज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन हैव। ठीक है, उससे बढ़िया कुछ नहीं है भाई। ऑब्जेक्ट दिखा तुरंत राइज रोज क्लियर हो जाता है, कोई समस्या ही नहीं है। आ जाओ जरा। 5 सेंटेंस है, टाइम चाहिए क्या? ले लो, टाइम लेना चाह रहे हो तो 1 आधा सेकंड, ज्यादा तो दूंगा नहीं। हाँ जी। चलो बहुत ज़्यादा वार्तालाप हो गई है, इससे आगे नहीं मुझे लगता है जो है माफ़ी दी जाएगी आपको। अब जो है केवल सॉल्व करने पे ध्यान देते हैं। कुछ पेन का कलर अच्छा हो सकता है क्या? सेम ही है वैसे तो, क्या ही फर्क पड़ेगा। क्लीन पे क्लिक हो गया था गलती से क्या करता रहता हूँ मैं ये। कुछ मैं तो अतरंगी सा चाह रहा था मैं, ये तो था ही। चलो हमारे पास आ जाओ। हाँ जी। द मैन रोज, द मैन रेज्ड फ्रॉम द सीट। आदमी जो है, अब देखो मीनिंग से, अगर तुम कहो द मैन रेज्ड फ्रॉम द सीट, आदमी अपनी सीट से उठा, है ना? ठीक है, उठा मतलब उठाना, उठना है, उठना, उठाना। आदमी उठाया या आदमी उठा? बोले सर उठा। अगर आदमी अपनी सीट से उठा, द मैन रोज या रेज्ड फ्रॉम द सीट, अपनी सीट से उठा। एक बात तो यह है कि अपनी सीट से उठा, उठा मतलब खुद उठा होगा, है ना? उठा मतलब खुद उठा होगा, तुम किसी और ने उठाया। उठना और उठाना दोनों अलग अलग चीज है। कोई चीज खुद उठी, और खुद उठी मतलब इंट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव मतलब राइज, रोज, राइजन। ठीक है। बोले भैया रेज्ड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मैं कहता द मैन रेज्ड, इसका मतलब राइज, जो रेज, रेज्ड, रेज जो होता है, रेज, रेज्ड और रेज जो होता है उसके पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहां ऑब्जेक्ट है ही नहीं। फ्रॉम प्रपोजिशन है, द सीट उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, बताओ। आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट रखा है, नहीं रखा है? अगर ऑब्जेक्ट नहीं रखा है मतलब कैसी वर्ब होगी? इंट्रांजिटिव होगी। अगर इंट्रांजिटिव होगी तो मैंने क्या बताया कि राइज, रोज, राइजन इंट्रांजिटिव की तरीके से काम करती है। सेकंड फॉर्म लगानी है तो इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म लगाओ और आगे बढ़ो। इंट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन है? बोले सर रोज है। द मैन रोज फ्रॉम द सीट, आदमी अपनी सीट से उठा। ठीक है। एंड रोज या रेज्ड हिज हैंड, उसने अपना हाथ उठाया। वही बात, वर्ब के तुरंत बाद एक नाउन रखा है। रेज्ड या रोज्ड, व्हाट, क्या उठाया? अपना हाथ उठाया। अगर व्हाट का रिप्लाई कर रहा है इसका मतलब कैसी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब होनी चाहिए, है ना? दूसरी बात ये ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए तो फिर बता के आया हूं,
रेज, रेज्ड, रेज्ड किसकी तरह काम करता है? ट्रांजिटिव वर्ब की तरह। अगर बात समझ में आई हो ट्रांजिटिव वर्ब की तरह, तो ट्रांजिटिव कौन होती है? बोले सर रेज्ड होती है। तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा मेरा? रेज्ड हो जाएगा। बाकी मीनिंग से देख लो, आदमी अपनी सीट से उठा और उसने अपना हाथ उठाया, यहां पर मीनिंग उठे से उठाया से, यहां पर मीनिंग है उठाया, उठा नहीं उठाया। अगर उठाया मीनिंग है तो रेज लगा दो, खुद उठना है तो रोज लगा दो। मीनिंग तो मैं तुम्हें बता ही चुका हूं, मीनिंग से निकाल लो, तुम्हारी मर्जी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट। देखो इससे आसान बात नहीं है। इन प्रपोजिशन है, द मॉर्निंग उसका क्या है? ऑब्जेक्ट है, प्रपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट है। द सन आपका क्या है? बोले सर सब्जेक्ट है। बोले सर बताना ऑब्जेक्ट रखा है कहीं? बोले सर ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है किसका? प्रपोजिशन का। आपकी वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट है? आपकी वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है मतलब वर्ब कैसी होगी? इंट्रांजिटिव वर्ब होगी। और इंट्रांजिटिव कौन होती है? राइजेस होती है ना। द सन राइजेस, राइजेस मतलब उगता है, उगाता नहीं है। सूरज उगता है कब? सुबह जी, सुबह में, है ना। और इन द ईस्ट कह लो, इन द मॉर्निंग कह लो, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन द सन राइजेस, सूरज उगाता नहीं है, सूरज उगता है। और उगना राइजेस है, उगाना रेजेस है। इतनी सी ही बात है। बाकी ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर सीधी सी बात है। मैं तो ऑब्जेक्ट पे खेलता हूँ भाई, मेरे तो ऑब्जेक्ट नहीं है। राइज की फैमिली उठा लो, राइज, रेज, है ना। राइज उठा लो या फिर रोज उठा लो या फिर राइजन उठा लो, ठीक है। बाकी अगर ऑब्जेक्ट है तो रेज, रेज्ड, रेज्ड उठा लो, ठीक है। मेरे दिमाग पता नहीं क्या चल रहा था, एक बात मैं बताना चाह रहा था, निकल गई दिमाग से, इसलिए मैं रुक भी गया था। चलो खैर, अभी आएगी बताऊंगा। हाँ, मैंने कहा राइज या रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। मैंने कहा अपना हाथ उठाओ अगर तुम्हें पता हो कि तीसरे वाले का आंसर क्या है। तो सेंटेंस ही है कि अपना हाथ उठाओ कि तीसरे वाले का आंसर क्या है। अब तुम कमेंट में हाथ भेज दोगे सर मुझे तो आता है, ठीक है। अब वो हाथ उठाना क्या है? आपके वर्ब के बाद जो है राइज या रेज उठाना। मैं पूछूं क्या उठाना है? अपना हाथ। व्हाट? क्या उठाना है? बोले सर अपना हाथ उठाना है। तो व्हाट का रिप्लाई क्या है साहब? क्या उठाना है? अपना हाथ उठाना है। तो व्हाट, व्हाट का रिप्लाई मिल गया, अपना हाथ। क्या उठाऊं? अपना हाथ उठाऊं। किस काम के लिए? अगर तुम्हें आंसर पता हो तो। व्हाट का रिप्लाई है, ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है मतलब ट्रांजिटिव वर्ब आएगी। अगर ट्रांजिटिव आएगी तो बोले सर क्या आएगा? रेज आएगा। क्या आएगा? रेज आएगा, ठीक है। एक बात। दूसरी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस है तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। बाकी राइज क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि मीनिंग उठने का नहीं है, मीनिंग है उठाने का। अपना हाथ उठाओ, अपना हाथ उठो नहीं, अपना हाथ उठाओ। उठाना मतलब क्या होता है? बोले सर रेज होता है। बहुत बढ़िया। द बलून रोज या फिर रेज्ड स्लोली। स्लोली क्या है? हाउ का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है? स्लोली, हाउ का। और हाउ का रिप्लाई क्या होता है? एडवर्ब ऑफ मैनर। कभी भी हाउ का रिप्लाई पूछना हो तो हाउ का रिप्लाई होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। अब मैं पूछूं द बैलून रोज या रेज्ड। बैलून जो है उठाया, उठाया, धीरे से उठाया, बैलून धीरे से उठा। पहली बात तो आप अगर यहां आप रेज रख देते हैं तो गलती हो जाएगी क्योंकि आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है। रेज रखना ही गलत होगा, ठीक है। हालांकि यहां मीनिंग तुम्हें हो सकता है दोनों लग जाए। बैलून धीरे धीरे उठा, बैलून धीरे धीरे उठाया। स्लोली उठाया या उठा, अब मीनिंग गड़बड़ा देगा, यहाँ तुम कंफ्यूज हो जाएगा क्योंकि बैलून धीरे से उठाया भी हो सकता है, बैलून धीरे से उठा भी हो सकता है, ठीक है। अगर तुम्हें पैसिव वॉइस की पहचान है तो तुम काम कर जाओगे। बैलून अगर धीरे से उठाया होता तो बैलून वॉज रेज्ड बाय हिम स्लोली। धीरे से उसको उठाया गया, वॉज रेज, पैसिव बनाना पड़ता क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है ना। ऑब्जेक्ट नहीं है तो पैसिव बनाना पड़ेगा। चलो खैर उस बात को भी छोड़ो। वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं है, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब चाहिए। और इंट्रांजिटिव चाहिए तो किसका यूज करोगे? रोज का यूज करोगे। और मीनिंग है उठने से। द बैलून रोज, बैलून जो है उठा। कैसे उठा? स्लोली, ठीक है। द फ्लैग वॉज राइजन, द फ्लैग वॉज रेज्ड। देखो वॉज वर्ब के साथ लिखा है, वॉज वर्ब के साथ लिखा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म किसको दिखाती है? वॉज वर्ब हो या फिर इज एम आर हो। इज एम आर के साथ जब जब थर्ड फॉर्म आती है तो वो ये चीज किसको दिखाती है? ये चीज दिखाती है किसको? पैसिव वॉइस को। किसको दिखाती है? पैसिव वॉइस को। और पैसिव वॉइस केवल कौन सी वर्ब का बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनता है। केवल किसका बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब्स का। और अगर ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनता है तो राइजन तो इंट्रांजिटिव होती है, गलत कर दो। और रेस क्या होता है? बोले सर ट्रांजिटिव होता है ना। अरे राइज रोज राइजन होता है ना, राइज रोज राइजन होता है इंट्रांजिटिव वर्ब। आपने वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म लिख रखा है मतलब पैसिव वॉइस बना है। पैसिव वॉइस इंट्रांजिटिव का नहीं बनता, सोचने की जरूरत ही नहीं थी। नैनो सेकंड में तुम ये बात बता सकते थे कि वॉज वर्ब के साथ अगर थर्ड फॉर्म रखी है मतलब पैसिव, पैसिव मतलब ट्रांजिटिव। और ट्रांजिटिव के थर्ड फॉर्म कौन होता है? रेज्ड होता है। रेज, रेज्ड, रेज्ड। अगर बात समझ में आई हो तो मुझे बताओ, क्लियर है कहानी? दूसरी बात, अगर मीनिंग देखना है, द फ्लैग वॉज रेज्ड। झंडे को किसके द्वारा उठाया गया? चीफ गेस्ट के द्वारा। झंडा चीफ गेस्ट के द्वारा उठाया, झंडा चीफ गेस्ट के द्वारा उठाया गया। बोले सर उठाया गया। उठाने का मीनिंग क्या होता है? रेज्ड होता है। बात सही है, तब क्लियर हो गई होगी बात, ठीक है। आ जाओ जरा।
ये भी दोनों राइज रोज राइजन के या फिर रेज रेज रेज्ड के साथ में दोनों बातें पूछी जाती हैं बहुत ज़्यादा, है ना। अराइज और अराउज शब्द जो हैं दोनों सेम लगते हैं। रेज जो है इसमें भी राइज और राउज आया है, तो अमूमन जो है उसके साथ में पूछ देता है, कई बार ऑप्शन में उसके साथ रख देता है। तो तुम्हें इनके बारे में ही पता होना चाहिए। बोले सर क्या पता होना चाहिए, जरा बताओ। बता देता हूं साहब। देखो, अराइज, अराउज, अराइजन, ठीक है। टू कम अप, टू कम अप होता है एक तरीके से प्रकट होना, किसी चीज का प्रकट होना। तुम्हारे सामने अचानक से कोई चीज प्रकट हो गई, तुम नदी में बैठ के जा रहे थे, सामने अचानक से पहाड़ आ गए। नदी में बैठ रहे थे, एकदम बर्फ का पहाड़ आ गया मान लेते सामने, तो तुम्हारे सामने प्रकट हो गया, कोई चीज खुद से आई। प्रकट होना मतलब खुद से होना, तुम्हारे सामने कोई चीज प्रकट हो गई, है ना। मंदिर में शिवलिंग प्रकट हो गई, कुछ भी चीज है, कोई चीज खुद से आई है। और खुद से आई है इसका मतलब खुद से होना मतलब इंट्रांजिटिव, कोई चीज खुद से हुई है मतलब कैसा। बोले सर हम कह सकते हैं कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि हैपनिंग है। हैपनिंग मतलब खुद से होना, और खुद से होना मतलब कैसी वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। अराउज, अराउज्ड, अराउज्ड इसका मतलब होता है टू प्रोवोक। टू प्रोवोक मतलब एक तरीके से उकसाना, भड़काना। उकसाना या क्या करना, बोले सर भड़काना। अगर उकसाना या भड़काना आप कहना चाहते हैं, अराउज, अराउज, अराउज्ड आप कहना चाहते हैं, तो ध्यान रखना उकसाना या भड़काना जब भी आप कहना चाह रहे हो, तो उकसाया भड़काया किसी को जाता है। मैंने जो है किसी को उकसाया, आई प्रोवोक्ड हिम, मैंने उसको उकसाया। तो उकसाना जो है बेसिकली क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। उकसाना कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है ना। इसके साथ ऑब्जेक्ट होगा। तो एक तो तुम खेल खेल सकते हो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव पे, एक तुम खेल खेल सकते हो मीनिंग पे, वो तुम्हारी मर्जी है। जैसे मैंने कहा इशू में, पहला सेंटेंस देखो, इशू में ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा था, 5, ठीक है। चलो हर एक टाइप का अलग ही नंबर डाल लेते हैं, 1, 2, 3। इश्यूज, इश्यूज मतलब बहुत से जो मुद्दे हैं, में ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के बीच में क्या हो सकते हैं, उकसा सकते हैं, प्रकट हो सकते हैं। अब बताओ। वैसे देखो दोनों बातें ही हैं। इश्यूज में जो है प्रोवोक ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट, हालांकि प्रोजेक्ट की बात कर रहे हो, प्रोटेस्ट होता तो बात अलग थी, हालांकि क्योंकि प्रोजेक्ट है तो फिर तो आसान हो गई बात। ड्यूरिंग हो गई प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के साथ उसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपकी जो वर्ब है, पहली बात तो में लिखा है मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, बोले सर फर्स्ट फॉर्म, तो आएगी तो फर्स्ट फॉर्म ही। अराइज या अराउज, इश्यूज, जो इश्यूज जो है बहुत, किसी को कोई कोई मुद्दा है, कोई पॉइंट है, किसी का कोई बात, वो प्रकट हो सकती है, आ सकता है, किसके टाइम पे, प्रोजेक्ट के टाइम पे। जब कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो किसी को कोई ना कोई इशू हो सकता है, कोई भी इशू प्रकट हो सकता है। और प्रकट होना, या मैं कहूं टू कम अप, कोई चीज तुम्हारे सामने आ गई, अचानक से एक इशू आ गई, एक दिक्कत आ गई, है ना। तो अब प्रकट होना, आ जाना, और आ जाने के लिए किसका यूज करेंगे, अराइज का। किसका यूज करेंगे, अराइज का, ठीक है। इश्यूज में अराइज ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट। नेक्स्ट आओ, द टीचर क्यूरोसिटी इन द स्टूडेंट्स, जो टीचर है उसने क्या करा, उसने क्यूरोसिटी, बच्चों के अंदर जो है क्यूरोसिटी ला दी, एक तरीके से जिज्ञासा उसने उसके बच्चों के अंदर भड़का दी, एकदम जिज्ञासा जगा दी। और जिज्ञासा जगाना, जिज्ञासा भड़काना, जिज्ञासा प्रकट नहीं होगी, जिज्ञासा जगाई जाएगी। और जगाना है, भड़काना है, तो टू प्रोवोक का मतलब अराउज। द टीचर अराउज्ड, या फिर फर्स्ट फॉर्म भी लिख सकते हो तुम, कोई बात नहीं, अराउजेस। कुछ बच्चे सोचेंगे बोले सर फर्स्ट फॉर्म लिख दूं, लिख सकते हो। द टीचर अराउजेस क्यूरियोसिटी इन द स्टूडेंट्स, की टीचर हमेशा, अराउजेस का मतलब है ये एक तरीके से यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह चलेगा, या फ्रीक्वेंसी की तरह चलेगा। टीचर हमेशा क्या करता है, क्यूरियोसिटी पैदा करता है बच्चों के अंदर, ठीक है। पैदा करना, भड़काना, उकसाना, क्या होगा, अराउज होगा। तो टीचर अराउजेस क्यूरियोसिटी इन द स्टूडेंट्स, ये होगी बात। बोले सर हमें कैसे, अगर इसको ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की तरीके से देखें, मीनिंग से ना देखें, तो देखो ना, द टीचर अराउजेस व्हाट, किसका रिप्लाई है, द टीचर अराउजेस व्हाट, क्या क्या पैदा करता है, बोले सर क्यूरियोसिटी। तो क्यूरियोसिटी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं हो गया। अगर क्यूरियोसिटी ऑब्जेक्ट हो गया तो आपके पास जो अराउज वर्ब है वो ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। और मैंने आपसे कहा कि ट्रांजिटिव में कौन आएगा, अराउज ही आएगा। अगर मान ले तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम देखते हो ऑब्जेक्ट रखा है, रखा है, अगर ऑब्जेक्ट रखा है मतलब कैसी वर्ब आएगी, बोले जी ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव आएगी तो रखो, क्या दिक्कत है, आ गई ट्रांजिटिव। नेक्स्ट, सच इंसिडेंट्स कैन पब्लिक सेंटिमेंट, कैन हो गया मॉडल, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, बोले सर फर्स्ट फॉर्म। अब अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव देखो तो आप कहोगे सच इंसिडेंट्स, ऐसे इंसिडेंट्स जो है क्या कर सकते हैं, पब्लिक सेंटिमेंट्स। पब्लिक सेंटिमेंट्स नाउन है, बोले सर कैसे पता चला, अरे आर्टिकल आया है किसी चीज के लिए, आर्टिकल आया है मतलब वो नाउन ही होगा। अगर वर्ब के बाद कोई नाउन रखा है तो बोले सर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, है ना, क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। और ऑब्जेक्ट किसका है, तो वर्ब का है, प्रपोजिशन का। प्रपोजिशन यहाँ रखी नहीं है जो ऑब्जेक्ट हो, मतलब ये ऑब्जेक्ट किसका ही है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर वर्ब के पास अपना ऑब्जेक्ट है मतलब ट्रांजिटिव होगी, अगर ट्रांजिटिव होगी तो किसका यूज करोगे, बोले सर अराउज का। द टीचर कैन अराउज, द टीचर कैन अराउज, एक हो गई बात, ठीक है। बाकी बोले सर मीनिंग,
ऐसे टीचर, सॉरी कह रहा हूँ, सच इंसिडेंट था ना, हालांकि मीनिंग से फर्क ही नहीं पड़ता, तुम्हें तो ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट रखा है मतलब कैसा, बोले सर अराउज आ जाएगा। सच इंसिडेंट्स, ऐसे जो इंसिडेंट्स हैं वो क्या कर सकते हैं, भड़का सकते हैं पब्लिक सेंटिमेंट्स को, लोगों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको भड़का सकते हैं। भड़काने के लिए किसका यूज किया, बोले जी अराउज का। सच इंसिडेंट्स कैन अराउज, ठीक है, भड़का सकते हैं, और भड़काने के लिए अराउज शब्द आ गया, टू प्रोवोक हो गया। ठीक है, आ जाओ जरा भाई साहब, दो शब्द हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, फॉल फॉल, है ना, फॉल फेल फॉलन होगा, और एक फेल फेल्ड फेल्ड होगा। ठीक है, देखो एक होता है गिरना, मैं आपसे कहूं फॉल फेल फॉलन, ये होगा गिरना, और ये होगा गिराना। अगर मैं गिरना कह रहा हूं, गिरना कैसे होगा, खुद से, और जब एक्शन खुद से होता है मतलब हैपनिंग होता है, हैपनिंग मतलब इंट्रांजिटिव। ये कैसी वर्ब है साहब, इंट्रांजिटिव वर्ब है, फॉल फेल फॉलन अगर कहीं आ जाए इंट्रांजिटिव है। गिराना, खुद नहीं गिरा, तुमने गिराया, अगर तुमने गिराया तो ये कैसी वर्ब है, तब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तब ये कैसी वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। मुझे लगता है बात समझ में आई होगी। ठीक है, फॉल फेल फॉलन, फेल फेल्ड फेल्ड, ये तुम्हारी दो वर्ब है। मीनिंग की बात कर लें, सॉरी इसकी फॉर्म्स की बात कर लें, तो कंफ्यूजन कहाँ होता है, एग्जामिनर आपसे क्यों पूछता है, देखो फॉल की जो सेकंड फॉर्म है फेल, ये सेकंड फॉर्म है, और गिराना की जो फर्स्ट फॉर्म है वो क्या है, फेल। तो यहां आपको बहुत कंफ्यूजन होता है, सेकंड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, दोनों देखने में सेम है, और इसीलिए पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, बाकी मैं कैसे याद रखता हूँ, मेरे दिमाग में तो एक सेंटेंस रहता है हमेशा, ही फेल डाउन, वो नीचे गिर गया, है ना, वो नीचे गिर गया। मैं आपसे कहूँ ही फेल डाउन, कि वो नीचे गिर गया। अब मैं आपसे कहूँ वो नीचे अगर गिर गया, तो यहाँ पर फेल डाउन, यहाँ पर फेल का मतलब किससे है, गिरने से है। ठीक है, डाउन मतलब कहाँ, वेयर, एडवर्ब ऑफ क्या हो गया, प्लेस हो गया। ठीक है, तो मुझे यहाँ से याद रहता है कि एफ ई डबल एल फेल जो है, जो गिरना है, ये सेकंड फॉर्म है, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। अगर फेल सेकंड फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, फॉल होगी, फॉल फेल फॉलन। मुझे तो इस तरीके से याद हो गया भाई, मेरा तो अपना हमेशा मेरे दिमाग में सेंटेंस ये वाला रहता है, यहां से मैं रिलेट कर लेता हूं, कभी कंफ्यूज होता हूं तो। बाकी फेल फेल्ड फेल्ड जो है वो गिराने से होता है, तो उसने गिराया नहीं, वो गिर गया, गिरना खुद से होगा, एक्सीडेंटल है, और खुद से होगा तो फेल आपने लगाया सेकंड फॉर्म के रूप में। मैं तो ऐसे याद रखता हूं। बोले सर नहीं याद रहेगा तो जरा एक बार देखो, एग्जाम्पल्स देख लो साहब। ठीक है, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो तो मैं लिख देता हूं साइड में ही, बोले सर हमें तो पिछला वाला पेपर ही याद नहीं रहा। फॉल फेल फॉलन मतलब गिरने से, खुद से गिरना है। ठीक है, फेल फेल्ड फेल्ड, ये होगा किससे, गिराने से, गिरना नहीं, गिराना, गिरना नहीं, क्या होगा, बोले सर गिराना। ठीक है साहब, बहुत बढ़िया। तो ये मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूं, बाकी अब जरा सेंटेंस है तुम्हारे सामने, 5 सेंटेंस है, एक बार जरा लगाना आंसर। 5 सेंटेंसेस आर देयर, एक बार जरा देखो अपनी नजर से, अपनी सरसरी नजर से एक बार देखो। द एप्पल्स फॉल फ्रॉम द ट्री एवरी ऑटम। देखो पहले तो तुम्हें ये पता हो कि फर्स्ट फॉर्म आएगी या सेकंड फॉर्म आएगी, ऐसे ना हो कि तुम गड़बड़ कर दो, तुम्हें फर्स्ट और सेकंड फॉर्म की ही पहचान ना हो। एवरी प्लस टाइम एक्सप्रेशन, एवरी ऑटम मतलब हमेशा होता है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हो, फ्रीक्वेंसी दिखा रहे हो मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कौन आएगा, ट्रांजिटिव एंड ट्रांजिटिव, ये इंट्रांजिटिव की तरीके से काम करता है, ये ट्रांजिटिव की तरीके से काम करता है। एक बात, अगर ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की नजर से देख रहे हो तो मीनिंग की बहुत सारा जरूरत नहीं है, फ्रॉम प्रपोजिशन है, द ट्री उसका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपकी वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा, अगर वर्ब के पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा मतलब इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म कौन होती है, बोले सर फॉल होती है, इंट्रांजिटिव की फर्स्ट फॉर्म कौन होती है, फॉल होती है, तो इसका मतलब फॉल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि एप्पल्स आया है प्लूरल के साथ, प्लूरल वर्ब, द एप्पल्स फॉल फ्रॉम द ट्री एवरी ऑटम, फॉल का मतलब होता है गिरने से, मैंने आपको बताया मीनिंग से निकालना चाह रहे हो तो गिरना। एप्पल्स जो है गिरते हैं पेड़ों से एवरी ऑटम, हर ऑटम के सीजन में जो एप्पल्स हैं वो पेड़ से गिरते हैं, यहाँ मीनिंग गिरने का है, गिरने के लिए फॉल फेल फॉलन, फॉल फेल और फॉलन। नेक्स्ट आओ, एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, एक एप्पल जो है
पेड़ से गिरा। फ्रॉम हो गई प्रपोजिशन, द ट्री उसका हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक एप्पल जो है वो पेड़ से गिरा। अब देखो ऊपर तो आया था एवरी ऑटम, ठीक है, ऊपर जो आया था एवरी ऑटम एक्स्ट्रा आया था, तो एवरी ऑटम से पता चल गया कि एक्शन जो है बार बार होता है। लेकिन यहां कोई ऐसा तुम्हारे पास रिपोर्ट है कि एक्शन बार बार होता है? ये मल्टीपल टाइम्स हुआ एक्शन है, सिंगल टाइम हुआ एक्शन है? सोच के बताओ। मल्टीपल टाइम्स नहीं हुआ। आपने कहा एन एप्पल, एक एप्पल पेड़ से गिरा। हमेशा थोड़ी गिरता है, हमेशा गिरता होता तो कुछ लिखा होता, ठीक है। आप कह रहे हो एक एप्पल पेड़ से गिरा, सिंगल एक्शन है पास्ट का, सिंगल एक्शन है पास्ट का। और पास्ट का सिंगल एक्शन मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। पास्ट का सिंगल एक्शन मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। तो समझने की बात यह है कि यहां पर जो भी वर्ब आएगी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म आएगी। बोले सर वर्ब की सेकंड फॉर्म कौन कौन है? मैंने कहा ये देखो, फेल और फेल्ड। अब तुम देखो तुम्हें कौन सी चाहिए, है ना। तुम्हें देखो तुम्हें कौन सी चाहिए। पहली बात तो सेकंड फॉर्म चाहिए और तुम्हें मीनिंग समझ में आएगा। एन एप्पल फेल फ्रॉम द ट्री, पेड़ से गिरा। और गिरने का मीनिंग क्या होता है? बोले सर ये रहा गिरना, गिरने की सेकंड फॉर्म क्या है? फेल है। मतलब बात बिल्कुल क्या है, सही है। अगर आपको लगता है बोले ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से देख लूं, तो गिरना जो है इंट्रांजिटिव है, मतलब आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जरा देखना, ऑब्जेक्ट है प्रपोजिशन का, आपकी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, नहीं है। मतलब कैसी वर्ब है? बोले सर इंट्रांजिटिव वर्ब है। और इंट्रांजिटिव में सेकंड फॉर्म कौन होती है? बोले सर फेल होती है, ये रही फेल, और मैंने फेल लगाया। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों ही क्या थे? सही थे। तीसरा नंबर, ही फेल द ट्री विद एन एक्स। ही फेल द ट्री, उसने पेड़ को गिराया, उसने पेड़ को गिराया। यहां पर मीनिंग किसका है? गिरने का, गिराने का। ही फेल्ड द ट्री, या ही फेल द ट्री विद द एक्स, उसने एक्स की मदद से पेड़ को गिराया। अब मीनिंग गिराने का है, गिराना, तो गिराने के लिए फर्स्ट फॉर्म फेल होती है, सेकंड फॉर्म फेल्ड होती है। दूसरी बात, विद हो गई प्रपोजिशन, एन एक्स हो गया उसका ऑब्जेक्ट। बोले सर ये ट्री क्या है? ये फेल वर्ब का ऑब्जेक्ट है गाइस। ही फेल वॉट, उसने क्या गिराया? उसने पेड़ गिराया। कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, और ये एक्शन सिंगल एक्शन है पास्ट का। उसने पास्ट में एक्स की मदद, एक एक्स की मदद से क्या गिरा दिया? पेड़ गिरा दिया। पास्ट का सिंगल एक्शन है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, सेकंड फॉर्म या तो फेल है या फिर फेल्ड है। अब आप देखो आपको क्या ही चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट रखा है मतलब ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म चाहिए। ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन होती है? बोले सर फेल्ड होती है। इसका मतलब फेल गलत है, आप कहेंगे फेल्ड। ही फेल्ड द ट्री विद एन एक्स, ही फेल्ड द ट्री विद एन एक्स। बाकी बोले सर मीनिंग से निकालना, तो निकाल लो। उसने गिराया, उसने पेड़ को गिराया, वो गिरा नहीं, उसने गिराया। आ जाओ तक। कंस्ट्रक्शन क्रू फेल द वॉल। अब देखो फिर वही बात है, ऑब्जेक्ट रखा है, वर्ब के तुरंत बाद ही क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है। वर्ब के तुरंत बाद ही क्या रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट रखा है मतलब ट्रांजिटिव चाहिए, ट्रांजिटिव ये रही देखो। और दूसरी बात, ड्यूरिंग द डेमोलिशन, जब डेमोलिशन हो रहा था, कंस्ट्रक्शन क्रू ने दीवार को गिरा दिया। पास्ट की बात है, पास्ट का सिंगल एक्शन है, वर्ब की कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन होती है? बोले सर फेल्ड होती है। ट्रांजिटिव की सेकंड फॉर्म कौन होती है? फेल्ड होती है। अगर आप समझें तो फेल नहीं, क्या करेंगे आप? फेल्ड कहेंगे। द कंस्ट्रक्शन क्रू फेल्ड द वॉल। बाकी मीनिंग से निकालना चाहो तो निकाल लो। उन्होंने वॉल मतलब दीवार, दीवार को गिराया, और गिराया है तो ये आ जाएगा फेल, फेल्ड, फेल्ड। और सेकंड फॉर्म मैंने लगाई दी। द टीम हैज फेल्ड मैनी बैरियर्स इन द प्रोजेक्ट। हैज हैव के साथ बोले सर वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब बोले सर या तो फॉलन आंसर होगा या फिर फेल्ड आंसर होगा। बहुत बढ़िया। मीनिंग से निकालना चाह रहे हो तो मीनिंग से निकाल लो। बहुत सारे बैरियर्स को गिराया है टीम ने, या टीम गिरी है? नहीं, टीम ने गिराया है किसको? बहुत सारे बैरियर्स को। गिराने का मीनिंग है तो फेल्ड का प्रयोग बिल्कुल क्या है, सही है। बाकी ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव से देखना चाह रहे हो तो ये देख लो, मैनी बैरियर्स फेल्ड वॉट, क्या गिराया है? बहुत सारे बैरियर्स को गिराया है। तो फेल्ड के साथ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना गाइस, इसका मतलब जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव चाहिए। और ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन होती है? ट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म कौन होती है? बोले सर फेल्ड होती है। अगर फेल्ड होती है तो टीम हैज फेल्ड मैनी बैरियर्स इन द प्रोजेक्ट। बात सही हो गई। और आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ जी, बहुत आसान सी चीज़ है। हैंग, हंग, हंग, और हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड, ठीक है। अगर मैं हैंग, हंग, हंग की बात करूं तो इसका मतलब है कि नॉर्मली किसी चीज को लटकाना आप कह सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली किसी चीज को लटकाना आप कैसे, जैसे खूंटी पे आपने कपड़े टांग दिए, कोई चीज आपने अलग से टांग दी, कपड़ा टांग दिया, कोई जो है अंगोछा वगैरह कुछ टांग दिया, कोई भी चीज टांग दी, टांगने के लिए, लटकाने के लिए हैंग, हंग, हंग का प्रयोग करेंगे। हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड मतलब होता है फांसी पर लटकाना, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये दोनों जो है कंफ्यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म सेम है, हैंग और हैंग, लेकिन सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बदल जाती है मीनिंग के हिसाब से। अब तुम्हें सेंटेंस में समझना पड़ेगा मीनिंग क्या है। जैसे मैंने पहला सेंटेंस, ही हंग या ही हैंग्ड द कोट ऑन द
हुक, उसने हुक पर अपने कोट को टांग दिया। अब यहाँ पर कोट को टांगने की बात हुई है, कोट को टांगना मतलब लटकाना, कोट को फांसी तो दोगे नहीं। अगर लटकाने की बात करो तो लटकाने में सेकंड फॉर्म कौन बनती है? हंग बनती है, मतलब हैंग गलत है, हंग सही है। एक बात, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही हैज नेवर हंग या ही हैज नेवर हैंग्ड समवन बिफोर, इट वाज अ टेरेबल टेरेबल मोमेंट। उसने किसी को भी कभी नहीं टांगा है या लटकाया है। तो यहां पर आप किसी को भी टांगने लटकाने की बात कर रहे हो, लेकिन किसको कर रहे हो? समवन को, किसी व्यक्ति को टांग रहे हो। अगर व्यक्ति को टांग रहे हो, हैंग का मतलब लटकाना है या फांसी पर लटकाना है तो लटकाना ही है ना, है तो लटकाना ही। लेकिन लटकाया किसे तुमने? समवन को, व्यक्ति को। व्यक्ति को लटका रहे हो मतलब फांसी की बात कर रहे हो। अगर फांसी की बात कर रहे हो तो फांसी की बात करने के लिए हंग नहीं, किसका यूज करेंगे? हैंग का। ही हैज नेवर हैंग्ड समवन, उसने इससे पहले कभी भी किसी को फांसी नहीं दी है और फांसी पर नहीं लटकाया है। इट वॉज अ टेरेबल मोमेंट, कि बहुत जो है टेरेबल मोमेंट था। नेक्स्ट, द क्रिमिनल वॉज हंग या हैंग्ड एट डाउन। ठीक है, नहीं, बहुत सुबह के टाइम में क्रिमिनल को जो है टांग दिया गया। अब क्रिमिनल है, अब क्रिमिनल को टांग दिया गया मतलब क्रिमिनल को फांसी दे दी गई। अब फांसी देने की बात है तो हंग नहीं, किसका यूज करेंगे? हैंग्ड का। फांसी देना है तो हैंग्ड है, ठीक है। द क्रिमिनल वॉज हैंग्ड एट डाउन। नेक्स्ट देखो भाई, फाइंड, फाउंड, फाउंड और फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। मैं आपसे कहूं फाइंड, फाउंड, फाउंड क्या है? ये ढूंढने से है, किसी चीज को ढूंढना, ठीक है। और फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड मतलब स्थापना करना किसी चीज की, किसी चीज की स्थापना करना। ये बहुत पूछा जाता है, बड़े कॉमन, बड़े बहुत ही कॉमन से एरर्स हैं, बहुत आसान जो है बातें हैं, ये पूछी जाती हैं। जैसे मैंने कहा, वी कुड फाउंड नो मिस्टेक इन दिस, हमें इसमें कोई गलती नहीं मिली। तो हमने किसी गलती की स्थापना नहीं करी, कोई गलती नहीं मिली, कोई गलती नहीं मिली। तो कुड के साथ बोले सर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म आएगी। मॉडल्स के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। तो हम वी कुड फाइंड नो मिस्टेक, हम कोई गलती नहीं ढूंढ पाए। यहां मीनिंग स्थापना करने का नहीं है, ढूंढने का है। और ढूंढने के लिए जो फर्स्ट फॉर्म होती है क्या होती है? फाइंड होती है। तो आप कहेंगे वी कुड फाइंड नो मिस्टेक, हम कोई भी गलती नहीं ढूंढ पाए। ढूंढने का मीनिंग है तो किसका यूज किया? फाइंड का यूज किया। नेक्स्ट, ही फाउंड द स्कूल इन 1995, उसने 1995 में स्थापना करी थी किसकी? स्कूल की। अब उसने स्कूल को ढूंढा था 1995 में, या उसने स्कूल की स्थापना करी थी? स्कूल को ढूंढना नहीं था। ढूंढना क्या होता है? स्कूल तो भाई सबको पता होता है कहीं स्कूल है क्या है। मैंने एक स्कूल ढूंढ लिया 1995 में, नहीं, मैंने स्कूल की स्थापना करी है। मीनिंग किसका है? स्थापना करने का है। और अगर स्थापना करने का है तो 1995 मतलब बात चल रही है पास्ट की, और पास्ट के एक्शन के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म? पास्ट का सिंगल एक्शन, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो स्थापना करने के लिए सेकंड फॉर्म कौन है? बोले सर फाउंडेड। तो फाउंड नहीं, किसका यूज करेंगे? फाउंडेड का, ठीक है ना, किसका यूज करेंगे? फाउंडेड का। ही फाउंडेड द स्कूल इन 1995। मुझे लगता है बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देख लो साहब, ड्राउन और सिंक, दोनों का मतलब डूबने से ही होता है जनाब। दोनों का मतलब किससे होता है? डूबने से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं सजीव का डूबना, भाई मात्रा वात्रा अपने हिसाब से देख लेना, और निर्जीव का डूबना, डूबना जो है सिंक होता है। सजीव के डूबने के लिए क्या आता है? बोले सर ड्राउन आता है। निर्जीव के डूबने के लिए क्या आता है? सिंक आता है। एक तो ये कहानी हो गई, बाकी पता है मीनिंग जो है मैंने वो लिख रखे हैं तुम्हारे लिए, इससे क्लियर हो। टू डाई बिकॉज ऑफ नो ब्रेथ, जब सांस ना आने की वजह से मृत्यु हो तो वो ड्राउन है। वो सिर्फ किसी भी चीज, अब सांस किसको आएगा? बोले इन जनरल सजीव को ही आएगा या ह्यूमन को ही आएगा। अगर कोई मनुष्य डूब रहा है या ह्यूमन काइंड चीज डूब रही है कोई, तो उसके लिए ड्रॉन शब्द का यूज करेंगे, ठीक है। ड्रॉन, ड्रॉन्ड हो जाएगा, ईडी लगा सकते हो, ठीक है। सिंक, सैंक, संक हो जाता है। बाकी डूबने के लिए सिंक जो है शब्द का प्रयोग करेंगे, लेकिन कैसा डूबना? जैसे कोई जहाज डूब गया, तुम्हारा कोई बॉक्स था पानी में डूब गया, कोई चीज, कोई भी चीज पानी में डूब गई जो सांस नहीं ले सकती, उसके लिए किसका यूज करते हैं? सिंक का यूज करते हैं। इतनी सी बात है। बाकी सजीव निर्जीव तो आप समझते ही हैं, ऐसा समझ लो चाहे तो। ही गॉट सैंक या ही गॉट ड्राउन इन द वाटर, वो जो है पानी में डूब गया। अगर वो डूब गया तो ही गॉट, अगर वो डूब गया, पर्सन डूब गया, पर्सन के डूबने के लिए किसका यूज करेंगे? बोले सर ड्रॉन का। अगर पर्सन के डूबने के लिए ड्रॉन का यूज करेंगे, आप कहेंगे ही गॉट ड्राउंड इन द वाटर। ड्रॉन के बारे में एक बात ध्यान रखना, बड़ी खास की बात, ये ट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से काम करता है। ये गॉट के साथ थर्ड फॉर्म लिखी है, ये पैसिव वॉइस है। ही गॉट ड्राउंड, उसको डुबाया गया, वो डूबा नहीं है। ही गॉट ड्राउंड, उसको डुबाया गया, किसमें? पानी में, खुद नहीं डूबा वो। नेक्स्ट आओ, द बोट सैंक या ड्रॉन क्विकली, जो बोट है वो जल्दी से ही डूब गई। बोट जो है वो जल्दी से ही क्या हो गई? डूब गई। अब बोट की बात कर रहे हो, तुमने जैसी बोट देखा तो तुम्हें बोट देख के समझ में आना चाहिए कि भाई साहब लिविंग, सजीव तो है नहीं, निर्जीव है। निर्जीव के लिए सिंक आता है। सिंक, सैंक, संक होती है। सिंक फर्स्ट फॉर्म, सैंक सेकंड फॉर्म, और जो है संक थर्ड फॉर्म। एक थर्ड फॉर्म होती है संकन, जो कि एडजेक्टिव का काम करती है। चलो खैर, कुल मिला के मुझे बोट की बात करनी है। बोट के लिए ड्रॉन नहीं आएगा, बोट के लिए क्या आएगा? बोले जी सैंक आएगा। द बोट सैंक क्विकली, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, बड़े काम की बात है जी, पेपर में बहुत पूछी जाती है। मैं आपसे कहूं रिटर्न, रिबिल्ट, रिबॉर्न, रिकवर, रिगेन, रिकास्ट, रिट्रीट,
रिसीड, ये सारे के सारे शब्द जो हैं इसका मतलब किससे होता है, वापस से ही कहीं ना कहीं में निकलेगा। इनमें शब्दों में सब में री है। जैसे मैंने पहले शब्द की बात करी कि रिटर्न का मीनिंग क्या निकलता है, वापस जाना, किसी चीज को वापस दे देना, कम बैक, वापस आ जाना, ठीक है नहीं। तो रिटर्न के सारे मीनिंग निकलते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूं कि रिटर्न के मीनिंग के साथ आपने जो है बैक लगाने की जरूरत है, या कभी आप रिटर्न के साथ बैक लगाएं। रिटर्न में पहले से ही री आया है, और जिन शब्दों में री आया होता है ना, इन जनरल जो शब्द होते हैं, जैसे कास्ट का रिकास्ट, गेन का रीगेन, कवर का रिकवर, बॉर्न का रीबॉर्न, बिल्ड का रीबिल्ड, ट्रीट का रीट्रीट, तो ऐसे जो शब्द होते हैं इन शब्दों में आपको ध्यान रखना होता है कि अलग से इनके साथ बैक का प्रयोग करना गलत होता है। रिटर्न बैक नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें पहले से ही आर ई री लगा है। दूसरी बात, अगर रिटर्न नहीं लिखना तो गो बैक लिखो, गिव बैक लिखो, कम बैक लिखो, सही है। लेकिन इन सभी शब्दों के साथ मैं आपसे कहूं, इन सभी शब्दों के साथ कभी भी क्या बैक शब्द का प्रयोग गलत माना जाता है। इनके साथ बैक शब्द का प्रयोग गलत होता है। बस इतनी सी बात है। देख लो, बोले सर 2 सेंटेंस है, मैंने कहा जरा देखो। पहला, When will you give me my book back? तुम मुझे मेरी किताब कब वापस करोगे। अगर आपने गिव लिखा है तो गिव के साथ बैक लगाने में कोई समस्या नहीं, क्योंकि गिव के साथ आर ई थोड़ी आया। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। When will you give me my book back? तुम मुझे मेरी किताब कब वापस करोगे। लेकिन अगर मैं कहूं When will you return my book back, मीनिंग तो सेम ही लग रहा है, रिटर्न के साथ आपने बैक लगा दिया, अब ये गलत हो गया। यहां बैक की जरूरत नहीं है। सेंटेंस ऐसे ही क्या है, सही है। सेंटेंस ऐसे ही क्या है, सही है। आपको अलग से बैक लगाने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है बैक लगाने की आवश्यकता, मैं आपसे कहूं, क्योंकि रिटर्न में जो है पहले से ही री आ गया। इस री का मतलब क्या ही है, मैं आपसे पूछूं, ये जो री है, इस री का मतलब क्या है। इस री का मतलब वापस से ही है, तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा। रिबिल्ड, रिबॉर्न, रिकवर, रिगेन, रिकास्ट, रिट्रीट, रिसीड, इन सभी शब्दों के साथ बैक का प्रयोग नहीं होता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आसान है लेकिन पेपर में बहुत पूछता है साहब, आसान है लेकिन पेपर में बहुत पूछता है, ठीक है। एक और देखिएगा, बियर बॉर्न बॉर्न और बियर बॉर्न बॉर्न। वैसे तो आसान है, जो है बियर बॉर्न बॉर्न। देखो, हमें अमूमन कंफ्यूजन रहता है BORNE का, ठीक है। अगर मैं बियर बॉर्न बॉर्न की बात करूं तो ये जो NE वाला है ना, ये मेन वर्ब की तरीके से काम करता है। और जो खाली BORN, ये देखो है, तो अगर मैं आपसे कहूं ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ये क्या है, सेकंड फॉर्म है, और ये क्या है, थर्ड फॉर्म है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब के रूप में भी काम करती है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म किस रूप में भी काम करती है, एडजेक्टिव के रूप में भी काम करती है। तो पहली बात तो यह, अगर आपको लगता है कहीं आपको एडजेक्टिव चाहिए तो बोले जी थर्ड फॉर्म लगा सकता हूँ, BORN बॉर्न लगा सकते हो। कहीं आपको मेन वर्ब चाहिए तो BORNE लगा सकते हो, बॉर्न। बॉर्न का मतलब किससे, अगर ई लगाया साथ में तो वो वर्ब के रूप में काम करेगा। एक बात तो ये। बाकी अगर मैं मीनिंग की बात करूं, ठीक है नहीं, तो बॉर्न का मतलब किससे, एक होगा जन्म देना, अगर मेन वर्ब के रूप में ले रहे हो। अगर एडजेक्टिव ले रहे हो तो वो स्टेट है, स्टेट होगा तो मतलब जन्म होना, तुमने कुछ नहीं करा, जन्म हुआ है, ठीक है। बाकी बियर का मतलब किससे भी होगा, सहन करने से रिलेटेड भी बात बनेगी। किससे निकले रिलेटेड, सहन करने से रिलेटेड भी बात करेगी, बात बनेगी। बाकी जन्म होना जो है वो स्टेट है, ये बात तो तुम समझ रहे होंगे, और जन्म देना एक्शन है, एक बात। दूसरी बात, एक चीज और कह सकते हो तुम, जो बॉर्न है ये एडजेक्टिव भी बनता है जब इसका मतलब होगा टू कैरी। यही काम की बात है मुझे लगता है, मेरे हिसाब से खाली। बाकी अब जो है आप जो है बात समझ सकते हो, अब दिक्कत नहीं आएगी आपको। इतनी बात अगर आपको क्लियर है, अगर मीनिंग जन्म देने से, सहन करने से है तो BORNE बॉर्न का प्रयोग करो। अगर आपका मीनिंग जन्म होने से है, स्टेट को दिखाना चाह रहे हो, तो आप किसका यूज करोगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म का। ये वाली जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको एडजेक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या है ये, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बाकी मैं आपसे कहूँ, ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव की तरीके से चलना चाह रहे हो तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जो जन्म देना तुमने दिया है, इसका मतलब वो ट्रांजिटिव की तरीके से चलेगा, ठीक है। जन्म हुआ है, खुद से हुआ है, मतलब वो किस तरीके से चलेगा, इंट्रांजिटिव वर्ब की तरीके से चलेगा। एक चीज और, तुम्हें ये मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम्हें खुद पता होना चाहिए था। होना, कोई चीज खुद हुई है, हैपनिंग है, हैपनिंग मतलब इंट्रांजिटिव, जन्म देना तुमने दिया, एक्शन हुआ, आप क्या कहोगे, ट्रांजिटिव कहोगे। अगर बात समझ में आई हो, अब जरा कॉन्टेक्स्ट देख लो क्या कह रहा है। ही वॉज इन अ रिच फैमिली इन 1997। उसका जन्म जो है एक रिच फैमिली में हुआ 1997 में, ही का। अब मैं तुमसे कहूं ही का जन्म जो है एक रिच फैमिली में हुआ,
क्या कहना चाह रहे होंगे? ही को रिच फैमिली में जन्मा गया? बताओ, मैं तुमसे कहूं कि ही का जन्म हुआ एक रिच फैमिली में, अब तुम ये नहीं कह सकते कि ही को जन्म दिया गया रिच फैमिली में। नहीं, ऐसा थोड़ी होता, किसी को जाके रिच फैमिली में जन्म दे दो, किसी को जाके पुअर फैमिली में जन्म दे दो। किसी का भी व्यक्ति का जन्म होता है, अब रिच में हो पुअर में हो वो चीज अलग है। तो उसको जन्म दिया नहीं गया, उसका जन्म हुआ। तो यहाँ वॉज वर्ग के साथ ये थर्ड फॉर्म जो सोच रहे हो ना, ये एडजेक्टिव है। ही वॉज क्या? बॉर्न। ही वॉज बॉर्न, यहां मतलब इसका मतलब उसका जन्म हुआ। किस में जन्म हुआ? एक रिच फैमिली में 1997 में। तो वॉज वर्ग के साथ जो थर्ड फॉर्म है ये एडजेक्टिव के रूप में आई है, पैसिव वॉइस मत समझना। ही वॉज बॉर्न कि उसको पैदा करा गया उसके मम्मी पापा के द्वारा। कहा? हाँ, रिच फैमिली में। ऐसा थोड़ी है कि गरीब हैं हम, एक काम करते हैं अमीर परिवार में पैदा कर देते हैं, ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट मिलेगा ही नहीं, मीनिंगलेस हो जाएगा सेंटेंस। ठीक है, तो ही वॉज बॉर्न, मैं आपसे कहूं ये जो बॉर्न आया है किस रूप में? बोले सर एडजेक्टिव के रूप में आया है। ठीक है, ध्यान रखना। और यहां इसका मीनिंग है जन्म होना, उसका जन्म हुआ था। मीनिंग किससे है? जन्म होने से। नेक्स्ट आ जाओ। द ट्री हैज नॉट एवर एनी फ्रूट। ये जो ट्री है, जो पेड़ है, हैज नॉट एवर, उसने कभी भी, हैज हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? बोले सर थर्ड फॉर्म। वैसे थर्ड फॉर्म के ही सेंटेंस है सारे, क्योंकि तुम्हें समझ में आनी चाहिए ये बात कि फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में तो कंफ्यूजन है ही नहीं ना, सेम है। कंफ्यूजन तो थर्ड फॉर्म में ही है। जो मेन लड़ाई है BORN और BORNE की है। ठीक है, आ जाओ जरा। द ट्री हैज नेवर एनी फ्रूट। इस ट्री ने कभी भी कोई फ्रूट को जन्म नहीं हुआ है, जन्म नहीं दिया है। पेड़ जो है जन्म देता है फ्रूट को। तो इस ट्री ने, ये जो पेड़ है, हैज नॉट एवर, कभी भी, एनी फ्रूट, किसी भी फ्रूट को जन्म नहीं हुआ, किसी भी फ्रूट को जन्म नहीं दिया। जन्म देना यहां पर मतलब है जन्म देने से। यहां पर मतलब किससे है? जन्म देने से, कि इस ट्री ने, ठीक है, कभी भी जन्म नहीं दिया। ठीक है, नहीं, मीनिंग किससे? जन्म देने से। और कभी जन्म नहीं दिया, जन्म देना। ठीक है, जन्म देने के लिए थर्ड फॉर्म क्या है? BORNE। BORNE। लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि बोले भैया और कोई बेहतर तरीका हो सकता है, हो सकता है, जरा देखना। एनी फ्रूट ऑब्जेक्ट है कि नहीं है? ट्रांजिटिव से ले लो। बियर बॉर्न, बॉर्न ट्रांजिटिव से ले लो। किससे ले लो? ट्रांजिटिव से। ट्रांजिटिव की तरीके से चलोगे तो सीधी सी बात है, आप BORNE का ही प्रयोग करोगे, क्योंकि आपके पास ऑब्जेक्ट रखा था, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब चाहिए, और ट्रांजिटिव में कौन आएगा? BORNE आएगा, इसलिए मैंने BORNE लिख दिया। ये बात भी ठीक है। नेक्स्ट आओ। द बर्डन वॉज बाय द होल फैमिली। बर्डन, जो वजन है, ये जो बर्डन है, ये जो समस्याओं का पहाड़ था, वॉज बाय द होल फैमिली, पूरी फैमिली के द्वारा क्या किया गया? सहन किया गया, है ना। और अगर सहन करने का मीनिंग है, किसका मीनिंग है? सहन करने का, तो सहन करने के मीनिंग में BORNE का ही यूज करते हैं। दूसरी बात, बोले सर जो है बर्डन को सहन किया गया पूरी फैमिली के द्वारा, तो तुम देखना जरा पैसिव वॉइस बना है। अरे हाँ, है ना। और पैसिव वॉइस किसका बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का। पैसिव वॉइस किसका बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का। अगर तुम ये बात समझ रहे हो कि पैसिव वॉइस किसका बनता है? ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, अगर तुम ये बात समझ रहे हो तो तुम्हें ये बात भी समझ में आनी चाहिए कि ट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म कौन है? BORN ही है। तो ट्रांजिटिव से लगा सकते हो द बर्डन बाज बॉर्न बाय, जो बर्डन है वो उठाया गया, सहन किया गया, किसके द्वारा? पूरी फैमिली के द्वारा, है ना। तो पूरी फैमिली के लिए जो है बाय लगाया आपने, देखो तो सेंटेंस पैसिव है। और पैसिव किसका बनता है? ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव की थर्ड फॉर्म कौन है? BORNE। यहां से लगा सकते हो। मीनिंग से लगाना है तो सहन करने का मीनिंग उठा लो, यहां लगा लो, एक ही बात है। नेक्स्ट देखो। जॉन्डिस इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। जॉन्डिस इज अ वाटर बॉर्न डिसीज। हाँ, हाँ जी। जॉन्डिस जो है वो कैसी बीमारी है? वाटर बॉर्न डिसीज, ऐसी डिसीज जो पानी कैरी करता है, पानी से कैरी होती है, पानी उसको कैरी करता है। तो यहाँ पर मीनिंग है कैरी करने का। यहाँ पर मीनिंग किसका है? कैरी करने का। ये थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर तुम्हें लगता है किसी चीज को लेकर जाना, अपने साथ लेकर चलना, है ना, तो उस मीनिंग में आप किसका यूज करोगे? BORNE का यूज करोगे। ये तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जॉन्डिस इज अ वाटर बॉर्न, BORNE, वाटर बॉर्न डिसीज। यहाँ पर बॉर्न का मतलब किससे है? टू कैरी। बॉर्न का मतलब किससे है? टू कैरी से। नेक्स्ट लास्ट सेंटेंस देखो। ही इज द चाइल्ड टू अ फेमस ऑथर। वो एक बच्चा है किसका? एक फेमस ऑथर का, है। ही इज अ चाइल्ड, वो एक बच्चा है जिसका जन्म हुआ कहां पे? टू अ फेमस ऑथर। एक फेमस ऑथर के यहाँ उस बच्चे का जन्म हुआ। एक फेमस ऑथर के यहाँ। अब एक फेमस ऑथर के यहाँ जन्म दिया गया, जन्म हुआ? बोले सर जन्म हुआ, और जन्म हुआ तो BORN, बॉर्न। ही इज अ चाइल्ड बॉर्न, ही इज अ चाइल्ड बॉर्न। अगर तुम नहीं भी समझ पा रहे तो तुम्हें एक बात समझनी पड़ेगी, ये तो मेन वर्ब यहीं आ गई, अकेली वर्ब है। ही इज अ चाइल्ड, ही का कॉम्प्लीमेंट हो गया था चाइल्ड। कहने का मतलब है इस चाइल्ड, इस नाउन के लिए एडजेक्टिव चाहिए। इस नाउन के लिए क्या चाहिए? एडजेक्टिव चाहिए। और अगर एडजेक्टिव चाहिए तो क्या आएगा? BORN।
ही इज अ चाइल्ड बॉर्न टू अ फेमस ऑथर। ये ऐसा बच्चा है जिसकी जो है जिसका जन्म हुआ था कैसे में, एक फेमस ऑथर के यहाँ उसका जन्म दिया जो हुआ था, दिया नहीं गया था, जन्म हुआ था, जन्म होने से मीनिंग है। मुझे लगता है बियर बॉर्न बॉर्न समझ में आया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तो है, ठीक है, खास करके जब ये बीच में आ जाता है कैरी करने वाला तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। अगर इसको ध्यान ना भी रखो तो भी तुम्हारा मुझे लगता है ऑलमोस्ट काम चल जाएगा, लेकिन रखना पड़ेगा। 1% अपवाद है कि कुछ मिल जाए ऐसा तो तुम फंस जाओगे। टू कैरी के लिए एडजेक्टिव के रूप में PORN का भी यूज करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। बस मुझे लगता है बात तुम्हें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब देखो कुछ जो है कंफ्यूजिंग वर्ड्स ये भी हैं जो आपसे अमूमन पूछे जाते हैं। कहो, अगर तुम कहो तो एक एक जो है एक अच्छी सी सुंदर सी टेबल में इसको बंद कर दिया जाए साहब, ठीक है। ये हमारी एक टेबल सी हो गई है जिसका आपको ध्यान रखना है साहब, ठीक है। और अगर तुम कहो तो इसको बंटवारा भी थोड़ा सा कर दिया जाए, चाहो तो मैं इधर से भी बांट सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अब तो मुझे जो है थोड़ा सा समझ में आ गया है, ठीक है। हाँ जी, क्या करा मैंने बस ये करा है कि कई बार कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें बहुत मामूली से, जैसे बियर के साथ बॉर्न थर्ड फॉर्म आपने पढ़ी, BORN बॉर्न थर्ड फॉर्म, BORN बॉर्न जो है एडजेक्टिव बन जाता, BORN बॉर्न जो है मेन वर्ब बन जाती है, BORN बॉर्न क्या बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो एक ई से ही फर्क पड़ गया। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो अमूमन तुम्हें कंफ्यूज करेंगे, ठीक है। यहां तो बॉर्न में एडजेक्टिव और मेन वर्ब का कंफ्यूजन था, यहां आपको और भी कंफ्यूजन कुछ मिल सकते हैं। जैसे मैंने कहा ब्रेथ बिना ई के नाउन है और अगर ई लग गया तो बोले सर वर्ब है। बाथ नाउन है और BATHE अगर लगा दो तो वर्ब है। एडवाइस जिसमें सी लगा होता है नाउन है, एडवाइस जिसमें एस लगा होता है वर्ब। प्रैक्टिस जिसमें सी लगा होता है बोले सर नाउन, और प्रैक्टिस जिसमें एस लगा होता है बोले सर वर्ब। यहां पर सी ही लिखा था, गलत है। प्रैक्टिस जिसमें एस लगा होता है बोले सर वर्ब। ऐसे प्रोफेसी होता है, भविष्यवाणी एक तरीके की। प्रोफेसी जिसमें सी लगा होता है नाउन, प्रोफेसी जिसमें एस लगा होता है बोले सर वर्ब। ऐसे और भी शब्द होते हैं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंटली 4-5 शब्द ले लिए, और बाकी 2-4 शब्द आपको प्रैक्टिस में मिल जाएंगे, टेंशन की कोई बात नहीं। अगर इसके अलग कुछ जो है मुझे लगता है आपके हिसाब से इंपॉर्टेंट होगा, फिलहाल इसको ध्यान दो। कई बार अमूमन ऐसे शब्द कई बार आपको कंफ्यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं कोई और शब्द भी आपके सामने आ गया जिसमें ई एक्स्ट्रा लगा है, तो तुम अंदाजा लगा लेना कि ई लगने के बाद क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। ई लगने के बाद क्या बन जाता है, वर्ब बन जाता है। जैसे हमने बॉर्न में करा, बॉर्न एडजेक्टिव था, BORN, बॉर्न क्या था, मेन वर्ब था, तो ई लगने पे वर्ब बन जाता है। बाथ का बाथ, ब्रेथ का ब्रेथ, ई लगने पे क्या बन गया, वर्ब बन गया। एडवाइस, एक चीज और ध्यान रखना, बोले सर सी वाले क्या होते हैं, अगर इन तीनों को देखो तो तीनों में सी आया। सी वाले क्या होते हैं, नाउन होते हैं। इन तीनों को देखो, इन तीनों में क्या आया, एस आया। ये एस वाले कौन होते हैं, बोले सर वर्ब होते हैं। कैसे याद रखोगे, ABCD में सी पहले आता है और ABCD में एन भी पहले आता है ना। तो सी वाले कौन होंगे, नाउन होंगे। अगर एन और वी को देखो तो पहले कौन आता है, बोले सर एन आता है, तो सी वाले कौन होंगे, नाउन होंगे। अगर मैं सी और एस में देखूं कौन बाद में आता है, एस बाद में आता है। और एन और वी में अल्फाबेट में देखूं तो वी बाद में आता है। तो आप याद रख लो कि एस वाले वर्ब होते हैं, सी वाले क्या होते हैं, नाउन होते हैं। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इसको जरा देख लो आगे, मैं आपसे कहूं, बोले सर एग्जाम्पल्स, मैंने कहा ठीक है, 3 एग्जाम्पल हमारे पास है, पहला, दूसरा, तीसरा। मैंने कहा वी शैल डू इनफ दिस टाइम, हमें इस बार जो है इनफ प्रैक्टिस करनी है। अब देखो अगर बहुत सारे जो है उदाहरण इसमें दे रखे हैं, डू ट्रांजिटिव वर्ब है, वी शैल डू, हमें क्या करना चाहिए, मैंने कहा प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो डू ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको अपना ऑब्जेक्ट चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट चाहिए मतलब नाउन चाहिए। अगर नाउन चाहिए तो बोले सर प्रैक्टिस जो है सही होना चाहिए, मैंने कहा बिल्कुल सही होना चाहिए। एस वाला तो वर्ब होता है ना, तो ये तो गलत हो गया, बोले सर नाउन चाहिए, मैंने कहा प्रैक्टिस ले लो। एक कहानी। दूसरी कहानी ये भी है, अगर आप जानते हो इनफ के बारे में बहुत पूछा जाता है और मैंने प्रैक्टिस में कई बार कराया है। इनफ एकमात्र ऐसा नाउन है, इनफ एकमात्र ऐसा शब्द है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों बनता है, और जब जब ये नाउन के साथ आता है तो नाउन के पहले आता है, एडजेक्टिव के साथ आता है तो एडजेक्टिव के बाद आता है। बोले सर पता नहीं क्या कह दिया, ये ध्यान रखो, इनफ जब जब नाउन के साथ आएगा तो नाउन के पहले आएगा, और ये पहले ही रखा है तो इसका मतलब वर्ब की जरूरत नहीं है, यहां नाउन की जरूरत है। क्यों, क्योंकि नाउन के पहले ही इनफ शब्द का प्रयोग होता है। इनफ शब्द का प्रयोग नाउन के कहां होता है, पहले होता है, बाकी एडजेक्टिव के कहां आता है, बाद में आता है। कुल मिला के बात समझ में आई हूं, बोले सर नाउन से पहले आएगा, मैंने कहा आएगा, तो इसका मतलब नाउन चाहिए, बोले चाहिए, तो मैंने कहा क्या आंसर बना लूं, प्रैक्टिस। आप कहेंगे वी शैल डू इनफ प्रैक्टिस दिस टाइम, हम जो है इस बार इनफ प्रैक्टिस करेंगे। एस वाला जो होगा वो क्या होगा, बोले सर गलत होगा। दूसरा देखिएगा, वी कांट इवन, वी कांट इवन ब्रेथ, हम जो है सांस भी नहीं ले सकते, कहां, दिल्ली में। तो वी कांट इवन ब्रेथ, तो कांट हो गया ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ बोले सर यहां क्या चाहिए, मेन वर्ब चाहिए। कैन नॉट के साथ मेन वर्ब भी तो चाहिए, इवन को मत समझ लेना,
इवन तो एम्फेसाइजर है ना। मेन वर्ब चाहिए, अगर मेन वर्ब चाहिए तो मेन वर्ब कौन होती है? ई वाली होती है, BREATHE। ठीक है, तो मेन वर्ब कौन बनाएंगे? इसको बनाएंगे, ये वाला ठीक होगा, ब्रेथ गलत होगा। नेक्स्ट देखो, दिस प्रैक्टिस्ड या दिस प्रैक्टिस्ड मेथड इज अ वेरी गुड। जिस मेथड से हमने प्रैक्टिस करी बहुत अच्छा है। मेथड नाउन है, बोले सर नाउन है। मैंने कहा नाउन से पहले क्या आएगा? बोले सर एडजेक्टिव आएगा। नाउन से पहले क्या आएगा? बोले सर एडजेक्टिव आएगा। लेकिन बोले सर आपने तो प्रैक्टिस या तो नाउन बताया, वर्ब बताया। मैंने कहा सही बात है, लेकिन यहां जो एडजेक्टिव बना रहे हो वो किससे बना रहे हो? बोले सर वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना रहे हैं। प्रैक्टिस की थर्ड फॉर्म प्रैक्टिस बनाई, किस वर्ब की कौन सी फॉर्म से? थर्ड फॉर्म से। तो अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म से बना रहे हो तो कौन सा वाला चुनोगे? प्रैक्टिस एस वाला चुनोगे ना, क्योंकि वर्ब कौन है? प्रैक्टिस एस वाला है। तो अगर थर्ड फॉर्म बनाओगे तो नाउन की थर्ड फॉर्म थोड़ी बनाओगे, किसकी थर्ड फॉर्म बनाओगे? बोले सर वर्ब की, और वर्ब कौन सी होती है? एस वाली होती है। इसीलिए मैंने प्रैक्टिस का क्या किया? प्रैक्टिस किया। ठीक है, चलो खैर, अगर मैं इस बात को छोड़, मुझे लगता है क्लियर हो गई होगी ना बात। ऐसे 2-4 एग्जांपल्स और मैं आपको प्रैक्टिस में दे दूंगा, मुझे लगता है फिलहाल के हिसाब से बहुत है, ये बहुत पूछे जाते हैं। 2-3 बातें मैंने आपको बता दी। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा जो है हमें बात करनी है लाई ले लेन की, इस बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे लगता है इसको अगर मैं लाई ले लेन को लेकर चलूंगा तो यही 15-20-25 मिनट कम से कम का टॉपिक है, 20-25 मिनट का। इसमें समझने का बहुत कुछ होता है। तो आज के लिए इस क्लास में इतने रखते हैं। अगली क्लास में हम फिर से जो है थोड़ा सा और हम समझ लेंगे, पढ़ लेंगे। कंफ्यूजिंग वर्ब अगली क्लास में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही कंफ्यूजिंग वर्ब कंप्लीट हुई तो आपका वर्ब का टॉपिक भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद वर्ब में कुछ नहीं बचेगा आपका। ठीक है, और किसी भी कंपटीशन के लिए आप पढ़ लें, मुझे लगता है ये जो मैंने वर्ब पढ़ाई है मोर देन इनफ होगी। और मैं अभी धीरे धीरे इसलिए भी चल रहा हूँ क्योंकि एग्जाम दूर है, बहुत जल्दी करने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है आप एक बार पढ़ें, लेकिन ऐसा पढ़ें कि आपको बहुत आगे तक काम आए। ठीक है, चलो खैर, आज के लिए गाइस इतना रखते हैं, बाकी काम कल करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी सभी को टाटा बाय बाय, गुड नाइट एवरीवन।